गया, ये वक्रता केंद्र सी हो गया और ये आपका फोकस एफ हो गया। तो कोई भी किरण यदि इस दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर यदि हम लोग भेजते हैं, अर्थात इस प्रकार से कोई किरण इस पर जाती है, तो इसका परावर्तन जो है वो मुख्य फोकस एफ से होकर होता है। अर्थात यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आके पड़ती है तो परावर्तन के बाद जो है फोकस के रास्ते से जो है गुजरती है। तो ये जो है रे डायग्राम जो है होगा। इसी प्रकार यदि हम लोग देखें उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण जिसके भीतरी भाग में जो है कलई की गई होती है, उत्तल दर्पण हम लोग किसको बोलते हैं, तो जिसके भीतरी भाग में कलई की गई होती है उसको हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ये आपका P हो गया, ये आपका F हो गया और ये आपका C हो गया। मुख्य अक्ष जो है हम लोग इसी को बोलते हैं, और इसी मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण यदि इस पे आके पड़ रही है, तो चूंकि इस दर्पण का बनावट ऐसा है कि ये किरण जो है इधर जो है चली जाएगी, वास्तव में किधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी। लेकिन अभी हमने आपको जो है बताया कि कोई भी किरण जो है यदि मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित होती है तो फोकस के रास्ते से होकर जाती है। जैसे ये किरण जो है मुख्य अक्ष के समानांतर गई तो फोकस के रास्ते से इसका जो है परावर्तन होगा। तो ठीक इसमें भी जो वही बातें हैं कि यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित होती है तो यहां कहेंगे कि मुख्य फोकस से आती ही प्रतीत होगी। ये जो किरण इधर गई है, इधर से देखने पर हमें ये लगेगा कि ये जो है फोकस से आती ही प्रतीत होगी, क्योंकि वास्तव में यहां किरण नहीं जाएंगे, ऐसा प्रतीत होगा, काल्पनिक रूप से प्रतीत होगा जो है। तो जब आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित होता है तो या तो फोकस के रास्ते जाता है या फोकस के रास्ते से आता हुआ प्रतीत होता है। तो ये बातें आप लोगों को जो याद रखना है। चलिए अब हम आगे जो दूसरे पॉइंट की जो है बात करते हैं। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि यदि आपतित किरण जो है वक्रता केंद्र के रास्ते दर्पण पर आपतित होती हो, यदि आपतित किरण वक्रता केंद्र के रास्ते दर्पण पर आपतित होती हो तो उसका परावर्तन जो है कैसे होगा, तो चले आपको समझाते हैं। एक अवतल दर्पण पहले हम लोग बना लेंगे। ये P हो गया, ये F हो गया, C हो गया। कहा जा रहा है कि यदि आपतित किरण वक्रता केंद्र के रास्ते दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद किस रास्ते से जो है जाएगी। चलो, तो वक्रता केंद्र के रास्ते का मतलब जो ये हुआ कि कोई प्रकाश से किरण इधर से ऐसे वक्रता केंद्र का रास्ता जो है पकड़ के ऐसे दर्पण पे जो है जा रही है। तो चूंकि ये वक्रता केंद्र के रास्ता से दर्पण पे जा रही है तो ये परावर्तन के बाद जो है इसी पथ पर जो है लौट जाएगी, इसी पथ पर जो है लौट जाएगी। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी किरण जो है किसी समतल दर्पण पर यदि लंबवत आपतित होता है, लंबवत आके पड़ता है तो इसका परावर्तन भी वैसे ही हो जाता है। आप लोगों को पता होगा कि कोई समतल दर्पण है, उस पर कोई भी किरण यदि लंबवत आके पड़ती है तो वह वैसे ही जो है परावर्तित हो जाती है। तो उसी प्रकार से गोलीय दर्पण में भी अर्थात अवतल और उत्तल में भी जो है वक्रता केंद्र से खींची गई जो रेखा होती है वो इस पृष्ठ पर लंब होती है। अर्थात ये जो किरण इस दर्पण पे जाके पड़ रही है वो लंबवत है, तो इसका परावर्तन जो इसी रास्ते से जो हो जाएगा। यदि कोई किरण मान लीजिए कि यहाँ से ऐसे जो है जा रही है, वक्रता केंद्र का रास्ता जो है पकड़ के जो है, तो इस दर्पण पे पड़ने के बाद जो है इसी रास्ते में इधर ही जो है लौट जाएगा। तो यदि आपतित किरण वक्रता केंद्र के रास्ते दर्पण पर आपतित होता है तो परावर्तन के बाद वह दर्पण के रास्ते वक्रता केंद्र के रास्ते ही जो है जाता है। चलिए इसको हम लोग जो है उत्तल दर्पण में भी जो है देख लें। ये आपका जो है उत्तल दर्पण हो गया, ये आपका ध्रुव P हो गया, ये आपका फोकस हो गया और ये आपका वक्रता केंद्र C हो गया। किरण कैसे जाएगी, तो वक्रता केंद्र के रास्ते। तो देखिए वक्रता केंद्र जो ये है, तो मान लीजिए कि कोई किरण जो इधर से आ रही है, ऐसे कोई किरण इस पे आके पड़ रही है,
तो यहां तक तो ये आएगी, लेकिन यहां के बाद जो है चूंकि इधर कलई किया गया है तो इधर जो है किरण नहीं जा सकती है, लेकिन हमें ये लगेगा कि ये वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होगी। ये किरण हमें लगेगा कि वक्रता, अर्थात ये किरण जो ऐसे आई ये ऐसे ही परावर्तित हो जाएगी। ये जिस पथ का अनुसरण करते हुए इस बिंदु पर आकर पड़ी है उसी बिंदु का अनुसरण करते हुए ऐसे निकल जाएगी, लेकिन हमें देखने पर जो ये लगेगा कि ये वक्रता केंद्र सी के रास्ते जो है आती हुई प्रतीत होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसको भी आप लोग बढ़िया से समझ चुके होंगे। तो अभी तक हमने जो दो किरण आरेख जो है देखा। पहला मैंने आपको जो बताया कि यदि कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर जाके आपतित होती है तो परावर्तन के बाद फोकस के रास्ते जाती है, और दूसरा हमने आपको बताया कि यदि कोई आपतित किरण वक्रता केंद्र के रास्ते दर्पण पर आपतित होती है तो वक्रता केंद्र के रास्ते ही परावर्तित हो जाती है। चलिए अब तीसरे पॉइंट की हम बात करते हैं। यदि आपतित किरण फोकस के रास्ते दर्पण पर आपतित होता हो, क्या मतलब हुआ जी इसका? यदि प्रकाश की किरण जो है ये आपका अवतल दर्पण हो गया, ये आपका P हो गया, ये आपका F हो गया, ये आपका C हो गया। आपतित किरण जो है फोकस के रास्ते जो है जा रही है, तो फोकस के रास्ते जाने का मतलब क्या हुआ? फोकस जो ये हुआ, अर्थात मान लीजिए कि कोई किरण जो ऐसे जा रही है, तो इस प्रकार से फोकस के रास्ते कोई भी किरण जब जाती है तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। अर्थात ये किरण यदि ऐसे जा रही है, ऐसे इस प्रकार से, तो इसका परावर्तन जो है ऐसे होगा। अभी ठीक इसके उल्टा भी हम लोगों ने पढ़ा जो है कि यदि कोई किरण जो है ऐसे जा रही है मुख्य अक्ष के समानांतर तो फोकस के रास्ते जाती है, तो ठीक उसके उल्टा भी जो है सत्य है कि यदि कोई किरण फोकस के रास्ते दर्पण पे पड़ रही है तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ठीक इसी प्रकार यदि हम लोग बात करें जो उत्तल दर्पण में, तो ये आपका P हो गया, ये आपका जो F हो गया। किरण जो है फोकस के रास्ते, तो ये फोकस, देखिए फोकस है, तो मान लीजिए कोई किरण जो है फोकस के रास्ते ऐसे आके जो है पड़ रही है, फोकस का रास्ता जो है पकड़ी हुई है, तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर जो ऐसे हो जाएगी। जो है ये किरण यदि ऐसे आके पड़ रही है, फोकस के रास्ते यदि आती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये मुख्य अक्ष क्या हो जाएगी? समानांतर ऐसे हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये तीसरी पॉइंट भी आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए अब चौथे पॉइंट की हम बात करते हैं। जो है चौथा पॉइंट है कि यदि आपतित किरण जो है ध्रुव पर आपतित होता हो, यदि आपतित किरण जो है ध्रुव पर आपतित होता हो तब जो है क्या होगा? तो देखिए जो ये आपका अवतल दर्पण हो गया, ये आपका प्रधान अक्ष, ये आपका P, ये आपका फोकस और ये आपका वक्रता केंद्र C। क्या बोला गया है कि यदि आपतित किरण ध्रुव पर आपतित होता है, ध्रुव पर आपतित होने का मतलब कि मान लीजिए कोई प्रकाश से किरण ऐसे जो है जा रहा है, ये ध्रुव पर जाके पड़ रहा है, यहाँ पर मान लिया जाए कि थीटा कोण बना रहा है, तो ये थीटा कोण बना के ही क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यदि ये 30 डिग्री पर आपतित होता है ध्रुव पर, तो ये परावर्तन भी इसका 30 डिग्री के साथ ही होगा। जो इसी प्रकार जो है अवतल दर्पण में जो है ये कोई प्रकाश का किरण जो है ऐसे आके ध्रुव पर जो है पड़ा, यहाँ पर P पर, तो चूंकि थीटा एंगल बना के आके पड़ेगा तो ये थीटा एंगल बना के ही क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा। तो किसी भी दर्पण में प्रतिबिंब जो है किस प्रकार से बनता है उसको समझने के लिए ये किरण आरेख को समझना जो है यहाँ पर जरूरी जो है था। तो चले इसका जो है मैं एक संक्षिप्त रूप जो है अभी मैं आपसे रिवीजन कर देता हूं ताकि फिर से इसको आप लोग जो है समझ लें। पहला इसमें मैंने आपको जो है बताया कि यदि कोई प्रकाश का किरण जो है, यदि कोई प्रकाश का किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जो है इस दर्पण पे पड़ता है, तो बताएं उसका परावर्तन जो है कैसे होगा? बताएं, आप लोग भी बताएं, यहाँ ऑफलाइन क्लास के बच्चे भी कुछ बैठे हैं, तो आप लोग बताएं जो है कि यदि कोई किरण जो है मुख्य अक्ष के समानांतर इस दर्पण पे पड़ती है तो परावर्तन के बाद किस रास्ते से होके जाएगी? फोकस के रास्ते, इस रास्ते से होकर जाएगी। ठीक,
पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यदि कोई प्रकाश का किरण जो है फोकस के रास्ते यदि दर्पण पे पड़ रही है तो परावर्तन के बाद क्या होगा जो बताएं आप लोग, आप भी कमेंट करके जो है बताएंगे। यदि कोई किरण जो है कोई प्रकाश की किरण जो है फोकस के रास्ते दर्पण पे पड़ रही है तो परावर्तन के बाद क्या हो जाएगी? तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। यदि मुख्य अक्ष के समानांतर है तो फोकस के रास्ते जाएगी, और यदि फोकस के रास्ते जा रही है तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। उसके बाद तीसरी बात, यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र के रास्ते जा रही है तो वक्रता केंद्र के रास्ते ही क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। जैसे ये जाएगी वैसे ही परावर्तित हो जाएगी। चौथी बात, यदि प्रकाश का किरण जो है थीटा कोण के साथ ध्रुव पर आपतित होती है तो थीटा कोण के साथ ही क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। तो इन्हीं चार जो ये किरण आरेख मैंने आपको बताया, इन्हीं चार किरण आरेख का उपयोग जो हम लोग आगे करेंगे जो है अवतल दर्पण में रखी विभिन्न दूरियों पर वस्तु का जो प्रतिबिंब हम लोग बनाएंगे तो उसमें इन्हीं चार का हम लोग उपयोग करेंगे। जो है जब किरण जो है मुख्य अक्ष के समानांतर हो तो फोकस के रास्ते जाएगी, और यदि फोकस के रास्ते जा रही है तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, और यदि वक्रता केंद्र के रास्ते जा रही है तो वक्रता केंद्र के रास्ते ही परावर्तित हो जाएगी, और यदि थीटा कोण के साथ ध्रुव पर आपतित होती है तो थीटा कोण के साथ ही ध्रुव से परावर्तित हो जाएगी। तो यही चार बातें आप लोगों को जो याद रखना है। तो चले अब हम आगे बढ़ते हैं और अब आपको जो बताते हैं कि अवतल दर्पण में विभिन्न दूरियों पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब जो है कैसे जो है बनता है। चल, तो सबसे पहले थोड़ा सा यहां पर हम लोग ये समझे जो है कि यदि जो कोई वस्तु है तो उस वस्तु को हम लोग जो ए बी से प्रदर्शित करते हैं। कोई वस्तु है तो उसको हम लोग ए बी से प्रदर्शित करते हैं, और यदि प्रतिबिंब उस वस्तु का बन रहा है, प्रतिबिंब उस वस्तु का बन रहा है तो उसको ए डैश बी डैश से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? ए डैश बी डैश से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव को हम लोग जो है पी से प्रदर्शित करते हैं, फोकस को हम लोग जो है एफ से प्रदर्शित करते हैं, वक्रता केंद्र को हम लोग जो है सी से प्रदर्शित करते हैं, वक्रता त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं, एंड फोकस दूरी को जो है स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। वस्तु के दूरी को हम लोग यू से प्रदर्शित करते हैं, प्रतिबिंब के दूरी को भी से प्रदर्शित करते हैं, और फोकस दूरी को एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो है बेसिक बातें हैं, ये आपको जानकारी जो है होनी चाहिए। तो चले अब हम चलते हैं जो है कि अवतल दर्पण में विभिन्न दूरियों पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब जो है कैसे कैसे जो है बनता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रतिबिंब जो है दो तरह का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है और एक काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज जो है। और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह उल्टा होता है, और जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो सीधा होता है। ये बात आपको पहले से जानकारी जो है होगा। सबसे पहला, यदि वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव P और फोकस F के बीच रखी हो, ध्यान दें, यदि वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव P और फोकस के बीच में रखी हो तो उसका प्रतिबिंब जो है कैसे बनेगा। जो है यदि वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव P और फोकस F के बीच में रखी हो तो उसका प्रतिबिंब जो है कैसे बनेगा। जो है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण हम लोग जो है ड्रा कर लेंगे। ये आपका अवतल दर्पण हो गया जिसके बाहरी भाग पर क्या की गई होती है, ये आपका ध्रुव P हमने दिखा दिया, ये हमने फोकस F दिखा दिया, ये हमने वक्रता केंद्र C दिखा दिया। ठीक है,
क्या कंडीशन कह रहा है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव P और फोकस F के बीच में, तो P कहां पर है, यहां पर है, फोकस कहां पर है, यहां पर है, इनके बीच में वस्तु को रखना है। ठीक, तो वस्तु को जो है इस प्रकार से वस्तु हम लोग बना देते हैं। ठीक, तो वस्तु को हमने यहां पर दिखा दिया कि ये जो है वस्तु है, और वस्तु का नाम हमने दे दिया कि वस्तु का नाम क्या है, ए और बी। अब कोई भी वस्तु है तो उस वस्तु से बहुत सारी प्रकाश की किरणें जो है निकलती है। कोई भी वस्तु होती है, यहां मान लीजिए कोई वस्तु है तो इससे बहुत सारा प्रकाश का किरण निकल रहा होगा। कोई किरण इधर जा रहा होगा, कोई किरण इधर जा रहा होगा, 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 चारों तरफ जो प्रकाश की किरणें निकल रही है। लेकिन हमको बहुत सारी किरणों से यहां मतलब नहीं है, कम से कम 2 किरण आरेख जो है हम लोग खींचेंगे, जिससे ताकि प्रतिबिंब को हम लोग जो है दिखा सकें। तो चले, अभी जो चीज हम लोगों ने जो है पढ़ा कि यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो फोकस के रास्ते जाती है, तो उसी चीज का हम लोग क्या करें, यहां पर उपयोग करें। जो है ये मुख्य अक्ष के समानांतर हमने किरण जो इस पर भेजा, ये किरण कैसे है, मुख्य अक्ष के समानांतर है, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया तो इसके समानांतर ही तो है। देखो, तो मुख्य अक्ष के समानांतर कोई भी किरण जो है जाती है तो परावर्तन के बाद आपको पता है कि किस रास्ते से होकर जाती है, फोकस के रास्ते। तो ये फोकस के रास्ते जो है ऐसे 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 ऐसे, ये फोकस के रास्ते जो है इस प्रकार से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। ठीक, चले एक अन्य किरण हम लोग लें, और हम लोगों ने क्या पढ़ा कि यदि फोकस के रास्ते जाती है, नहीं मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो फोकस के रास्ते जाती है, और यदि फोकस के रास्ते जाती है तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो यदि हम लोग फोकस के रास्ते ऐसे भेजेंगे तो ऐसे समानांतर हो जाएगी, तो इससे तो कोई खास फायदा नहीं होगा। तीसरा जो चीज था कि वक्रता केंद्र के रास्ते यदि कोई प्रकाश से किरण जाती है तो वक्रता केंद्र के रास्ते ही जो है लौट आती है, तो उस चीज का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ये वक्रता केंद्र के रास्ते हमने जो है किरण को जो है भेजा, तो वक्रता केंद्र के रास्ते यहां से इस वस्तु से न प्रकाश का किरण निकल रहा है, यहां से ये किरण जो है गया इधर, कहां गया, इधर, और इस दर्पण पे टकराने के बाद क्या होगा, लौटेगा यहां से। तो चूंकि ये वक्रता केंद्र का रास्ता पकड़ के आ रहा है तो इसे ही ऐसे 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 जो है ये तो इस प्रकार से ये प्रकाश से किरण क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। अब प्रतिबिंब जो है कैसे बनता है, प्रतिबिंब जो बनता है जब 2 किरणें एक दूसरे को काटती है तब प्रतिबिंब बनता है। जब 2 किरणें एक दूसरे को काटती है तब प्रतिबिंब बनता है। जैसे आप ऐनक में अपने चेहरे को देखते हैं तो इसका मतलब कि जो प्रकाश का किरण जा रहा है वो एक दूसरे को काट रहा है, तभी आपका प्रतिबिंब उसमें बन रहा है। तो ये जो दोनों किरणें, इनको परावर्तित किरण बोलते हैं, ये दोनों किरणें जो है लगातार इधर जा रही है और फैल रही है। जितना भी आप आगे जाएंगे क्या होगा, ये फैल रही है। तो कोई भी 2 किरण ऐसे फैल के जा रही है तो मिलेंगी, नहीं मिल सकती है। जो है कोई भी 2 किरण यदि एक दूसरे से ऐसे दूरी बना के जा रही है, लगातार फैल रही है, तो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। जो है तो जब मिलेंगी तब तो प्रतिबिंब बनेगा। तो ये तो किरण नहीं मिलेंगी। जो है लेकिन इस किरण को यदि हम लोग पीछे की तरफ बढ़ाएं, इधर पीछे की तरफ बढ़ाएं, देखिए इनको पीछे की तरफ बढ़ाने पर क्या हो रहा है, इनको पीछे की तरफ बढ़ाने पर जो है ये मिल रही है एक दूसरे से। तो जो आदमी इस प्रकाश के किरण को देखेगा उसको ऐसा लगेगा कि ये प्रकाश का किरण इधर कहीं पीछे से आ रहा है, समझ में है। तो यहां पर जो इस वस्तु का प्रतिबिंब जो है बन जाएगा, ठीक है ना। अब वस्तु के प्रतिबिंब को a डैश b डैश से प्रदर्शित करते हैं। तो इस वस्तु के प्रतिबिंब के बारे में क्या कहेंगे, जो ये वास्तविक प्रतिबिंब है कि काल्पनिक प्रतिबिंब है, बताएं आप लोग कमेंट करके। जो है वास्तविक प्रतिबिंब है कि काल्पनिक है, काल्पनिक है। क्यों काल्पनिक है, क्योंकि वास्तव में किरणें तो इधर चली गई है, ये वास्तविक किरणें नहीं है, ये वास्तविक किरणें नहीं है, ये काल्पनिक किरण है। तो काल्पनिक किरणों के कारण जो है काल्पनिक प्रतिबिंब जो है बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब है। अच्छा,
वस्तु देखिए छोटा सा है, प्रतिबिंब जो है बड़ा सा बना है। वस्तु छोटा सा है, प्रतिबिंब बड़ा सा बना है। तो इसके प्रकृति के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे इसके प्रकृति के बारे में, इसका नेचर जो है कैसा है। तो कहेंगे कि यदि वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव P और फोकस F के बीच में स्थित होती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब जो है दर्पण से पीछे, देखिए ये दर्पण से पीछे ना प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण से पीछे बन रहा है। तो दर्पण से पीछे बनता है और कैसा बनता है, आभासी। आभासी का मतलब काल्पनिक, आभासी बनता है। और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा। आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, ठीक। तो कहेंगे कि आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। तो ये सारी बातें मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे। जो है फिर भी यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जो है जरूर बताएं, हम आपके डाउट को जो है नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चले हम इस वीडियो को जो है यहीं पर समाप्त करते हैं, एंड करते हैं। और नेक्स्ट इसके आगे जो है कि जब वह वस्तु जो है फोकस पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फिर वक्रता केंद्र पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, और जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब जो है कहाँ बनता है। तो ये सारी बातें जो है मैं नेक्स्ट वीडियो जब लेकर आऊँगा तो आपको बताऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।